परचेजेस बुक, जो भी बोलूंगा सब रिपीट होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। परचेजेस बुक ऑल्सो नोन एज परचेजेस जर्नल। Which book is also known as the day book? Suryansh, which book is also known as the day book? करेक्ट, जर्नल। जर्नल जब हमने करा था तो आया था उसमें इट इज ऑल्सो नोन एज द डे बुक। अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन और रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल जो हम परचेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी गुड्स माने जाते हैं। एनीथिंग विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और एनीथिंग विच इज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो रॉ मटेरियल्स भी गुड्स परचेजेस अकाउंट में ही जाते हैं। जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी परचेजेस अकाउंट में ही जाते हैं। परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक, तो कैश बुक अ सब्सिडरी बुक और अ प्रिंसिपल बुक is cash book a subsidiary book or a principal book? किसकी आवाज नहीं सुनी हमने आज? आरव की नहीं सुनी? वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम डिसअपॉइंटेड टू द कोर। अक्षत, it is both a subsidiary book and a principal book. It is both a subsidiary book and a principal book, and we had at least 15 minutes discussion on that. Yes or no? And I told you that it is the most important theoretical question of this chapter. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Then you need to be careful. You need to find out the reasons why don't you remember such important discussions, distractions. हम अपना काम बढ़ा देते हैं ऐसे, मतलब हम अपना काम बढ़ा रहे क्योंकि हम पूरा सुन नहीं रहे तो हमें फिर से करना पड़ेगा पूरा दोबारा, और क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि हमने क्या नहीं सुना। हम अपना काम बढ़ा रहे हैं, हम अपना काम बढ़ा रहे हैं। हुआ था ये क्लास में डिस्कस? सूर्यांश, कितनी देर डिस्कशन हुई थी इस पे और क्या बताया था इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस के बारे में? मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया तो यार बात ही खत्म हो गई ना। मैं क्या बोलूंगा, एक ही क्वेश्चन पूछ सकता ना तो वो ये होगा कि इस कैश बुक का सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक। उसके बाद इस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे आप जब बोलते हैं ना सब्सिडरी बुक तो थोड़ा सा ना झटका लगता है कि मैं बातें किससे कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस देन। अगर थ्योरी पे ध्यान ही नहीं देना, थ्योरी ही बताएगी कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस लेवल की है। क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेता है, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन 10 बार करोगे ना फिर स्पीड का ही फर्क रहेगा। क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट किस कॉन्फिडेंस से आप कॉन्सेप्ट की बात कर पाओगे, डिस्कशन कर पाओगे, वो बताएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। सो बी केयरफुल कि आपने किस डेप्थ में आगे उस चीज को यूज करना है। Cash book is both a principal book and a subsidiary book and a principal book. But purchases book, it is only a subsidiary book. It does not perform the function of both. None of the other subsidiary book will perform the function of both. So purchase book, purchase return, sales return will be purely subsidiary books. It is a subsidiary book in which credit purchase of goods, that is goods in which the firm deals or uses for manufacturing goods are recorded. क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। रॉ मटेरियल अगर खरीद रहे हैं जिस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, यूज होंगे गुड्स, वो भी उसी में आएंगे। दस कैश परचेजेस ऑफ गुड्स एंड परचेजेस ऑफ अदर आइटम्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। तो क्या रिकॉर्ड होगा ये भी पता होना चाहिए, क्या रिकॉर्ड नहीं होगा ये भी पता होना चाहिए। रिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स used in मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, नॉट रिकॉर्डेड क्या रिकॉर्ड नहीं होगा?
कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स। कैश परचेजेस ऑफ वो तो किसी की भी नहीं होंगी, और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स भी नहीं होंगी। ठीक है। The entries in the purchases book are recorded on the basis of invoices received from the supplier. जो हमारे पास बिल आएगा उसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस बुक में, with the amount net of trade discount, that is list price और कैटलॉग प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मतलब सर, मतलब मैंने अगर आपसे 10,000 का सामान खरीदा, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगी? 9,000 पे। ठीक है ना। तो सर वो तो वैसे भी करते थे। यहाँ प्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाना पड़ेगा कि सामान खरीदा 10,000 का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 1,000, नेट अमाउंट 9,000। नेट परचेजेस 9,000 ही मानी जाएंगी, बट ट्रेड डिस्काउंट शो होगा परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में। बट सर ये तो फिर कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो गई, क्योंकि बाय डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन में यही तो फर्क था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। यहाँ पे आप कह रहे हो कि वो आएगा, इट इज जस्ट बीइंग शोन, इट इज नॉट बीइंग पास्ड एज एन एंट्री, अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा, वो प्रेजेंटेशन है। परचेजेस बुक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी के सामने थोड़ी ना जाता है। परचेजेस बुक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस, वो किसी के पास नहीं जा रहा। पॉइंट, आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे ट्रेड डिस्काउंट का, आप बस प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो कि सामान खरीदा 10,000 का, लेस ट्रेड डिस्काउंट 1,000। परचेजेस आप 9,000 से ही डेबिट कर रहे हो, परचेजेस में 9,000 ही ट्रांसफर होगा, सप्लायर को मैंने 9,000 रुपीज ही देने हैं, बट प्रेजेंटेशन आएगी, प्रेजेंटेशन आएगी ट्रेड डिस्काउंट की। ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है जर्नल और बाकी सब्सिडरी बुक्स में, कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में ट्रेड डिस्काउंट की प्रेजेंटेशन आती है, दिखानी होती है। फाइनल नेट अमाउंट ही जाएगा बाहर। लिस्ट और कैटलॉग प्राइस इज डिक्लेयर्ड price of the goods by the seller at which goods are sold. Trade discount if any is allowed on the list price. तो ये सब बातें हमें पता है कि लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज द इनवॉइस प्राइस, इज द इनवॉइस प्राइस। ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, बट प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी। जो हम जर्नल के टाइम वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाते थे, वो प्रेजेंटेशन पूरी परचेजेस बुक का पार्ट ही बन के दिख जाएगी, बुक के अंदर ही आ जाएगी। रूलिंग मतलब फॉर्मेट कैसा है परचेजेस बुक का, फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे, जर्नल नहीं है ये, अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, बहुत सिंपल है लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती, यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती। डेट में डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स में डिटेल्स आएंगी पूरी की पूरी कि आपने क्या सामान खरीदा, किससे खरीदा, कितनी यूनिट्स थी। कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरी स्टेशनरी की दुकान है, परचेज्ड फ्रॉम रामलाल एंड सन्स, तो यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं है, जर्नल एंट्री पास नहीं हो रही, सिर्फ आ जाएगा डेट 1 अगस्त, रामलाल एंड सन्स क्या खरीदा, 100 रजिस्टर्स एट 50 रुपीज ईच, 20 बुक्स एट दिस मैनी, तो पूरी डिटेल आएगी कितनी यूनिट्स कितने रुपए पे। पर्टिकुलर्स में पूरी डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन देंगे, आपने किससे खरीदा, क्या क्या खरीदा। इनवॉइस नंबर एक ऑप्शनल कॉलम होता है, अगर ऑप्शनल कॉलम मतलब परचेजेस बुक का तो फॉर्मेट का पार्ट है, परचेज बुक के फॉर्मेट का पार्ट है, आप बनाएंगे ही बनाएंगे। स्कूल में आपके क्या चल रहा है वो आपको पता, ठीक है ना। इनवॉइस नंबर परचेजेस बुक के फॉर्मेट का पार्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में भी गिवन होता है इनवॉइस नंबर परचेजेस बुक, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है ना, उनके पास ज्यादा चीजें हैं नहीं आपको टेस्ट करने के लिए, तो वो फालतू चीजें टेस्ट करती है कि इनवॉइस नंबर दिखाना आता है कि नहीं आता, कॉलम में बस नंबर ही डालना है, वो भी तब अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट करता है तो। लेजर फोलियो इमेजिनरी, उसमें कभी कुछ नहीं डालना होगा, बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा, तो इतना मोटा थोड़ी ना होता है हमारा रजिस्टर, तभी कन्वीनियंस से
कुछ स्कूल में बोल देते हैं ठीक है यार इनवॉइस नंबर रहने देना, लेजर फोलियो रहने, वो आपको पता कॉन्सेप्ट का पार्ट है। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर इनवॉइस नंबर, छोटा सा बनाओ ना, नंबर क्या होगा ज्यादा से ज्यादा 251 351, तो उतनी जगहों बस ये 251 351 आ जाए और समझ आए कि आपने लिखा क्या है। हेडिंग ही ने समझ आए, इतना पतला सा बना दिया, इनवॉइस नंबर नीटली लिख पाओ, उतना वेट तो होनी चाहिए। लेजर फोलियो में तो बताया ना, एल और एफ आ जाए, नीटली दिखना चाहिए कि कॉलम हेडिंग क्या है। लेजर फोलियो में कभी कुछ नहीं आएगा, बट वो फॉर्मेट का पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। अब डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स और अमाउंट, काम के सिर्फ ये दो कॉलम है, डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स और अमाउंट। कॉस्ट और फ्रेट सिर्फ तब बनते हैं अगर आपके क्वेश्चन में फ्रेट एग्जिस्ट करता है, कि चार्जेस हैं, सामान खरीदा उसके ऊपर फ्रेट इंपोज हुआ, सामान खरीदा उसके ऊपर फ्रेट इंपोज हुआ, कैरेज कार्टेज फ्रेट एक ही बात है। कोई भी अगर चार्जेस है तो वो चार्जेस का एक कॉलम बन जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपने सामान खरीदा था 10 लाख का, उसके ऊपर चार्जेस है 10,000, तो फिर कॉस्ट अलग हो जाता है, चार्जेस अलग हो जाता है, फिर लास्ट में टोटल आ जाता है। बट मैं कह रहा हूं कि अब ये एक थ्योरेटिकल है, फॉर्मेट का तो पार्ट है, बट नॉर्मली स्कूल्स में कहते हैं कि भैया सिर्फ डिटेल्स और अमाउंट बनाओ, फ्रेट का कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल में कहते हैं, किसी स्कूल में कहते हैं कि नहीं, जितने अगर हैं अगर फ्रेट के चार्जेस तो आप अलग अलग बना के दिखाओगे, जीएसटी है तो जीएसटी का कॉलम भी अलग बना के दिखाओगे, क्योंकि 11th में सबका कोर्स अलग अलग हो जाता है, तो फिर वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये तो बेटा कॉमन ही है, पहले तो डेट सबकी आएगी आएगी, पर्टिकुलर्स तो सबके आएंगे ही आएंगे, इनवॉइस नंबर नॉर्मली सब बनाते ही बनाते हैं, उसमें कुछ डाले या ना डाले वो अपनी मर्जी है। क्वेश्चन होगा में इनवॉइस नंबर गिवन होगा तभी तो डालोगे, इनवॉइस नंबर गिवन नहीं तो उसमें कुछ नहीं आएगा। लेजर फोलियो ब्लैंक, फिर उसके बाद नॉर्मली डिटेल्स अमाउंट, डिटेल्स अमाउंट नॉर्मल सिनेरियो में। बट टेक्निकली अगर क्वेश्चन में फ्रेट एग्जिस्ट करता है, कैरेज कार्टेज एग्जिस्ट करता है, तो डिटेल्स में तो पूरी डिटेल्स आ रही हैं कि आपने 100 रजिस्टर कितने खरीदे, 50, डिटेल्स के बाद 3 कॉलम बन जाते हैं। एक कॉस्ट ऑफ द गुड्स, अगर आप खरीद रहे हो तो कॉस्ट, बेच रहे हो तो सेल वैल्यू लिखा हुआ आता है, नेक्स्ट कॉलम फ्रेट का, और फिर लास्ट में टोटल का। समझ आई बात? तो कॉस्ट और फ्रेट के कॉलम सिर्फ तब बनेंगे अगर आपके क्वेश्चन में फ्रेट और कार्टेज या कैरेज से रिलेटेड चार्जेस नहीं है, सिर्फ सामान खरीदा है, सामान बेचा है, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, सिर्फ गुड्स की वैल्यू है, तो कॉस्ट और फ्रेट का कॉलम नहीं बनता, सिर्फ डिटेल्स और अमाउंट का बनता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है सेल्स बुक का, मैं ये बातें दोबारा नहीं करूंगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है सेल्स बुक का। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा इनवॉइस नंबर, चौथा लेजर फोलियो, तो कॉमन चीजें हो गई। अब उसके बाद अमाउंट्स के लिए डिटेल्स और अमाउंट नॉर्मल सिनेरियो में, अगर कैरेज कार्टेज फ्रेट को कुछ चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं और आपको बोला हुआ है कि अलग से उसका कॉलम बनाए, तो फिर कॉस्ट में सिर्फ गुड्स का सामान की वैल्यू आती है, फ्रेट और कार्टेज में अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और फिर उनको एड अप करके टोटल अलग से दिखा दिया जाता है। ओके ओके, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। योर प्रेजेंटेशन हैज टू बी परफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन वाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट, सो व्हाट दे विल चेक, योर प्रेजेंटेशन। उनके पास क्या चीज है चेक करने के लिए, ज्यादा बचा नहीं ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट होने के चांसेस बहुत कम है सब्सिडरी बुक में, तो दे विल मेक श्योर कि अगर प्रेजेंटेशन गलती है, जहां जहां मार्क्स काट सकते हैं वो काटेंगे। तो प्रेजेंटेशन परफेक्ट रखना, प्रेजेंटेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको समझ आएगा कि आया है, इनको अभी तक भरोसा नहीं है हम पे कि ये करवा रहे हैं हमसे, थोड़ा वो भी तो चाहते हैं कि फ्री के मार्क्स दें, बट काफी बार क्या होता है कि इसी को ओवर कॉन्फिडेंस में हम फंस जाते हैं कि उस पर भी गलती करके आ जाते हैं, कि जल्दबाजी में कैश परचेजेस दिखा दी, जल्दबाजी में एसेट को परचेज करा था वो दिखा दिया, तो यही गलतियां होती हैं। अभी आपको लग रहा है कि ऐसे दौड़ना होता है, इतनी सी चीज का ध्यान रखना था और वही नहीं रखा, अजीब बेवकूफ है। बेटा वो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे मिक्स करके देते हैं ना, ट्रांजैक्शन खो चुके होते हैं, खो चुके होते हैं। सो ठीक है, ठीक है।
तो मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ परचेजेस बुक,